नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल आपके लिए लेके आया हूं द इंडियन एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 12 जून 2018 मंगलवार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है, लेकिन पहले 2,000 एस्पिरेंट को ये 5,000 रुपये में मिलने वाला है। तो 13 मई से ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.upsciesexams.com। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के 8 सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के हमने वीडियो लेक्चर्स का कोर्स डिज़ाइन किया है, जो डे टू डे शेड्यूल में अपलोड होगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऑथेंटिक सोर्स से वीडियोस बनाए गए और इसके अंदर एनसीईआरटी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये जो वीडियो कोर्स है इसकी वैलिडिटी 2019 के मेंस एग्जाम्स तक की रहेगी, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। तो काफ़ी सारा टाइम रहेगा। तो इस टाइम के बीच में अगर आप जितनी भी बार इस कोर्स को एक्सेस करना चाहो, वीडियोस देखना चाहो, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो, आप कर सकते हो। 350 से भी ज़्यादा टोटल वीडियोस है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 250 आवर्स से भी ज़्यादा का है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसके साथ और भी दिए जा रहे हैं। डिस्काउंट कूपन कोड से जो आपको वेबसाइट के अंदर जो चैट विंडो है वहाँ चैट करने से मिलेगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिया गया है वहाँ पे कॉल करके भी आपको मिल सकता है। और गिव अवे के अंदर हमारी जो मंथली मैगजीन है उसका आपको फ्री होम डिलीवरी सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट जीएस के आर्टिकल्स 6 महीने के, गवर्नमेंट की 6 महीने की योजनाएं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए है। 30 मॉक पेपर टेस्ट है जो आईएएस प्रीलिम्स 2019 के लिए हेल्पफुल होंगे। इवन जो योजना है उसके साथ द हिंदू एडिटोरियल के 6 मंथ्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो गिव अवे में मिल रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.upsciesexams.com उसकी ज़रूर से विज़िट करें। तो आज का रोड मैप देखेंगे कि आज जो है वो किस तरह से काम होगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो पहले देखेंगे पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद एक नया सा फन फैक्ट और उसके बाद एक नया सा क्वेश्चन। उसके बाद देखेंगे एनालिसिस करना है तो कौन से 2 मुद्दों के ऊपर करना है। इंडिया रीडिफाइंड इट्स रीजनल रोल। तो ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन, हमने एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करके आए हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट, और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गैरेज। तो ऑन किक स्टार्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गैरेज, यहाँ पर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने की बात हो रही है। और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कह रहा है कि इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्हांस करना है और इसके यूज़ को नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आना है, ताकि अलग अलग सेक्टर्स जो है उसके अंदर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स देखी जा सके। तो इस 2 आर्टिकल के डिटेल से डिस्कशन के बाद आपको मिलेगा वोकेबलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है, इंडिया रीडिफाइंस इट्स रीजनल गोल। तो यहाँ पे जो हमने पिछले 2-3 महीनों में जो काम किया है, एक तो हमने किया है रशिया और चाइना के साथ दोनों देशों के साथ इंफॉर्मल समिट की है। और इसके अलावा हमने साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज की जो विजिट ली थी, उसके अंदर हमने देखा कि एक शंग्रीला डायलॉग हमारा हुआ, इंडो पैसिफिक दिया, मरीन लाइन्स डेवलप हुआ। तो इंडिया की जो वैल्यू है वो नीचे के हमारे नेबरिंग कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज में बढ़ी। उसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन यूनिट के अंदर जाके हमने काफ़ी सारी अच्छी डिस्कशंस की, और जो अटेंशन है दूसरे 7 देशों का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश है, तो उन सभी की हमारी आंखें हमारी ऊपर बनी रही। तो ये जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक बनता है जो जनरल स्टडीज के अंदर पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उस इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसकी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पेपर 2 का ये टॉपिक है, तो इसकी डिस्कशन करना ज़रूरी है। फिर है द स्टोरी ऑफ 2 सीज फायर्स। तो यहाँ पे रमज़ान के चलते जो एक डिसीजन लिया गया था कि कश्मीर के अंदर सीज फायर नहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सीज फायर के रिलेटेड यहाँ पे जो राइटर है हैप्पी मून जैकब, इनका ये कहना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट
इन्वेस्ट क्या करना है, तो टाइम इन्वेस्ट करना है, एनर्जी, एफर्ट्स और पैसे, सब चीजें इन्वेस्ट करनी है इन नेगोशिएशन, पॉलिटिकल कंसेंशंस एंड सॉफ्ट पावर विद जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जो जैकब है वो बोलते हैं कि कश्मीर के अंदर जो समस्या है वो सिर्फ इंटरनल या सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, यहाँ पे जो सिटीजन्स है उसके अंदर जो मिलिटेंट्स के ज्वाइन होने का रेशियो है वो भी बड़ा है। तो इन्होंने कुछ डेटा लेके आए हैं हमारे लिए कि 2013 के अंदर 16 बच्चे जो थे वो मिलिटेंसी की एक्टिविटी में बढ़ रहे थे। सिर्फ 3 या 4 साल के टाइम पीरियड में वो आंकड़ा पहुंच गया 126 तक 2017 में। और अभी पहले जो 3 महीने गए हैं 2018 के, वहां पे 27 और लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और 170 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं जम्मू और कश्मीर में 2013 तक, लेकिन 2017 तक 342 ऐसे टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए हैं। तो आप जो सीज फायर है उसको एक तरफ साइड में रखिए, दूसरी तरफ ये मिलिटेंसी के बारे में सोचिए। वहाँ का जो यूथ है वो इस तरफ झुक रहा है, इसके पीछे एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट स्केल भी है। दूसरा, एक तरफ हमें पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हम कोई भी आप कम्युनिकेशन अगर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए करना चाहो तो वहाँ के जो आर्मी चीफ जनरल है कमर जावेद बाजवा, तो उनका कहना है कि हम इसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है। और तो निर्मला सीतारमन जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है वो भी हर बार रेडी है कि यहाँ पे अगर कोई पीसफुल रिजोल्यूशन निकलता है तो वो जरूर से आगे उसको बढ़ाया जाए। तो आर्टिकल 370 को यहाँ पे अबॉलिश करने की एक तो बात हो रही है, दूसरा कि पाकिस्तान क्या कहता है हमसे कम्युनिकेट करे, तीसरा यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो बड़ी है, इस मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात है। और जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में जो हमारे एग्रीमेंट्स थे कि कोई फायर वगैरह नहीं करेगा तो सीज फायर जो है ब्रेक हो जाता है, तो इसके यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कितने लोग मरे हैं, 12 मिलिट्री वाले लोग मरे हैं, 19 मिलिट्री के लोग मरे हैं, 12 सिविलियंस मरे हैं, 50 सिविलियंस जो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग के यहाँ पे मुताबिक कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन ये भी दी गई है कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो भी डेटा हमें यहाँ पे जो निकल के आता है और जो वहाँ पे निकल के आता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो 3 मुद्दों के ऊपर ये आर्टिकल के अंदर फोकस है, मिलिटेंसी, आर्टिकल 370 का अबॉलिशन, और यह है कि पाकिस्तान के जो अभी आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं, जिनका नाम है चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो इंडिया को है पहले तो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो पहले जम्मू कश्मीर के साथ सॉर्ट आउट कर लेने हैं, उसके बाद पाकिस्तान यानी कि 370 का अबॉलिशन सबसे पहले, कश्मीर के अंदर पूरा इंटरवेंशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट करे तो ये एक मसला सॉल्यूशन वाला हो सकता है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से लाया जा सकता है, ऐसा जैकब का मानना है। फिर आर्टिकल 3 नंबर का एआई गैरेज, तो यह है एआई का गैरेज एस्टैब्लिश करना यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो नीति आयोग ने यहाँ पर एक पेपर सबमिट किया है जिसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स रिलेटेड लिखे गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन ये जो नोट अभी बना के इन लोगों ने दिया है, पब्लिश किया है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स 100% सामने नहीं आ रही है कि कौन पैसे लगाएगा, कितने पैसे लगाएगा, कहाँ पर ये सारी चीजें होनी चाहिए, कौन करेगा, कौन इसको अंदर इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे एक हमने रोड मैप तो सोच के निकाला है कि हमें ये करना है। तो ये आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जनरल स्टडीज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्टेप्स टुवर्ड इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन मुद्दों को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। तो इस आर्टिकल को डिटेल से डिस्कशन में लेंगे। फिर है प्रिवेलिंग इन पेरिस, फोर्थ जो राफेल नडाल है 11th फ्रेंच ओपन टाइटल इज द टेस्टोनॉमी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स गेम। तो यहाँ पे राफेल नडाल जो एक टेनिस प्लेयर है उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल की डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो फन फैक्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले एडिटोरियल में पूछा था विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। द मेन रिवर दैट फ्लोज टू द स्टेट्स आर झेलम, चेनाब, इंडस, तवी एंड आर द हिमालयन ओरिजिन।
The other great rivers that originate from glaciers in the Himalayan region are Ganga and Yamuna. The important lake in the Jammu and Kashmir region are Mansabal Lake, Dal Lake, Nagin Lake and Wular Lake. तो 4 लेक है और यहाँ पे 4 और 2 6 नदियां है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप याद रखिएगा। उसके बाद आज केरला के ऊपर मैं आपके लिए फन फैक्ट लेके आया हूँ। There are 44 rivers in Kerala, all but 3 originate in the Western Ghat. 41 of them flow westward and 3 eastward. The river of Kerala are small in terms of length, breadth and water discharge. The river flows faster owing to the hilly terrain and as the shortest distance between Western Ghat and the sea. All the rivers are entirely monsoon fed and many of them shrink into rivulets or dry up completely during summer. East flowing rivers. There are 3 rivers rise in Kerala and flow eastward. Kabini into Karnataka and the other 2 into Tamil Nadu. The Bhavani river originates from Tamil Nadu, Nilgiris eastward and runs towards western side into Kerala state. तो eastward वाली 3 रिवर के नाम याद रखिए, कबानी, भवानी और पांबा। तो इससे आज जो हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो इसका जवाब आप हमें दीजिए। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन पूछा है उस तरह से आंसर लिख के बताइए कमेंट के अंदर। सिर्फ रिवर का नाम मत दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट अप करके लिखिए। और अगर आपका जवाब सही रहा तो मैं है आपका आंसर यहाँ पे फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर आंसर के साथ आपका नाम जरूर से डिस्क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पॉइंट लेके आया है। पॉलिसी मेकर को अभी स्ट्रांगली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इंडिया का पोटेंशियल है, इंडिया का जो फील्ड है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पे नीति आयोग ने कुछ डेटा रिवील किया है, कुछ डेटा पब्लिश किया है। यहाँ पर एक डिसीजन पेपर लेके आए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इकोसिस्टम जो है इंडिया के उसके लिए बनाने की जरूरत है। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आजकल आपने सुना होगा कि कैमरा जो है वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक होने लगे हैं अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, यानी कि खुद ब खुद डिटेक्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट उनको दिखाया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या नाम है उसका, उसके हिसाब से उसके क्या क्या वेरिएशंस और कलर्स होने चाहिए, तो उस तरह से कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो खुद से वो डिसाइड करता है, जैसे ह्यूमन डिसाइड करता है तो ये कंप्यूटर उसी तरह से डिसाइड करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अगर रियलिटी के अंदर लाते हैं तो 5 सेक्टर के ऊपर यहाँ पर हमें फोकस करना है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे दुनिया में काफी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो 40% अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो रीडिंग कैसे कैसी चीजें हमें चाहिए, किस तरह के टूल्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चाहिए। रीडिंग कैंसर पैथोलॉजी रिपोर्ट, यानी कि कैंसर के अगर रिपोर्ट्स आएंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करके बताएगा कि क्या है। रीरूटिंग ट्रैफिक इन स्मार्ट सिटीज, यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और जो आपका नॉर्मल रास्ता बता रहा है मैप, तो उसके अंदर ट्रैफिक ज्यादा है तो वो प्रिडिक्ट करके आपके लिए कम ट्रैफिक वाला रास्ता डिसाइड करे। टेलिंग फार्मर्स वेयर टू स्टोर द प्रोड्यूस, यानी कि फार्मर्स को बताना कि भाई आपका जो उगाया हुआ सामान है, जो क्रॉप्स आपने उगाया है, उसको किस तरह से और कहां पर सेफली रखने चाहिए ताकि जो है आपकी प्रोडक्ट जो क्रॉप है वो सलामत रहे। पिकिंग स्टूडेंट एट हाई रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स, यानी कि जो बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं उनको किस तरह से रोका जाए, उसको समझाना कि भाई ये गलत है, आप पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई से ही जीवन का कुछ ना कुछ आप अच्छा इस्तेमाल जीवन के अंदर पढ़ाई का कर पाओगे। तो ये सिमिलर जो ऑब्जेक्टिव है इसके हमारे देश के अलावा काफ़ी अलग अलग कंट्रीज है, यूएस है, जापान है, चाइना है, ये भी आर्टिफिशियल स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट्स बना रही है और काफ़ी सारा पैसा है इसके अंदर लगा रही है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने $1 मिलियन यहाँ पे सब्सिडी दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म को
और हर एक टीचर रखा है 10 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 500 टीचर रखे हैं 5000 स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे 5 ईयर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। तो नीति आयोग ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि फंड कहाँ से आएंगे और कौन से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें होंगी। और जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क ऑफ बेसिस का और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके लिए उन्होंने सन का नाम दिया है CERN, और मल्टीनेशनल लेबोरेटरीज जो है वो वर्क इसके साथ करेगी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चैलेंजेस को फुलफिल कराने के लिए। तो यहाँ पे जो गोल है वो काफी लॉफ्टी है, नीति आयोग की बातें अभी बड़ी बड़ी लगती है। तो यहाँ पे एक बात इन्होंने बोली है कि इंडिया के पास 50 अव्वल दर्जे की IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इससे हम कुछ ना कुछ करेंगे। विश्व के अंदर 18 ऐसे कंट्रीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काम कर रहे हैं, और इंडिया के पास सिर्फ 4% ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल्स हैं, और वो भी 100% डीपली ट्रेंड कह सके ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्करेज वाली हमारे लिए बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो सिस्टम है इसको हम डेवलप करने के लिए जो खर्चा करेंगे उसका आउटपुट होगा क्या, वो उससे ज़्यादा होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे बात बोली गई है कि गूगल का जो न्यूट्रल नेटवर्क है, उन्होंने कहा कि कैंसरस स्किन लेजन्स जो है वो जनरेट होते हैं, और इवन डर्मेटोलॉजिस्ट का भी यह कहना है। तो वो जो रूरल एरियाज के अंदर अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है तो वहाँ पे निकाल के लाओगे अगर डिटेल्स, लेकिन सॉल्यूशन कैसे वहाँ तक पहुँचाओगी, ये एक समस्या का मुद्दा है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये जो डेटा आप निकाल के लाते हो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही डेटा निकाल के दे सकता है जो वहाँ पे उनको इनपुट और मेमोरी के अंदर दिया गया है। लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसी डाइवर्सिटीज़ और फ्लोरा एंड फोना और स्पीसीज है कि उसको डिटेक्ट करना इनके लिए मुश्किल है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से वर्क करेगा, ये एक मैटर ऑफ क्वेश्चन है। दूसरी बात, यहाँ पे नीति आयोग ने जो अभी बातें बोली है उसके सामने जो चैलेंजेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इस ट्रिक को अगर हमें वर्कआउट कराना है तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर से लेकर सब्सटेंशियल फंडिंग तक हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय के लिए क्या इंडिया इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, ये भी एक प्रश्न है। तो इस आर्टिकल के अंदर इतना ही, लेकिन डिटेल से डिस्कशन में दूसरा आर्टिकल लेते हैं। इंडिया रीडिफाइंस इट्स रीजनल रोल, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारा जो रीजनल रोल है एज अ नेशन, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन हो या फिर यूरेशिया हो। यानी कि अभी 21st सेंचुरी के अंदर हमारे जो पहले के क्राइटेरियाज थे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर हुआ करते थे। लेकिन आज जो है वो जो हमने पिछले 1 महीने के अंदर जो काम किया है, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कि इसी महीने के दौरान हमने क्या किया है, तो 1 तारीख को जो हम गए थे शांग्रीला डायलॉग किया ईस्ट एशिया के आइलैंड कंट्रीज, 3 आइलैंड कंट्रीज की विजिट के ऊपर। तो वहाँ पे हमने क्या रंग खिलाया, मरीन टाइम्स, इंडो पैसिफिक, और वहाँ पे कनेक्टिविटी और ट्रेड को एनहांस करने की बात की। और दूसरी बात हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 2 दिन की समिट चली अभी हाल ही के अंदर, जो कल ही कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंटल यूरेशिया के साथ कनेक्टिविटी और हमारे रिलेशंस इंप्रूव किए, और जो नीचे का इंडो पैसिफिक रीजन है जिसको हाल ही में नया नाम दिया गया, उसके साथ रिलेशंस इंप्रूव किए। तो यहाँ पे 2 बातें हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो 1 जून को वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में शांग्रीला डायलॉग और सिंगापुर के अंदर जो भी वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया, अच्छी तरीके से हमने एक फॉरेन पॉलिसीज यहाँ पे जो डिफाइन की। तो यहाँ पे जो है इंडिया को कंपटीशन से ऊपर जियोपॉलिटिकल आइडियाज और पॉलिटिकल मॉडल्स के लिए सहारा गया, और इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट पावर एक्टर अक्रॉस एशिया का एक दर्जा मिला। तो इंडिपेंडेंट पावर एक्टर्स अक्रॉस एशिया का दर्जा जो मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि हमने ऐसे काम किए हैं जिससे हमारी सराहना की गई है कि आज जो है वो वर्ल्ड है वो किस तरह से काम करता है। कि कोई भी समस्या हो तो पहले यूएस के पास जाया करता था, फिर यूएस की पकड़ थोड़ी कम हुई, रशिया के पास जाया करते थे, यूरोपियन यूनियन के पास जाया करते थे, बाद में आता है चाइना के पास जाया करते थे। लेकिन आज हमने हमारी वो वैल्यू जनरेट की है कि भाई आज जो है वो छोटे बड़े कंट्रीज हमारे आसपास के
और जो हमसे साइज में कदा बड़े हो सकते हैं लेकिन जीडीपी में हमसे नीचे हो तो भी हमसे पूछते हैं और हमसे मदद मांगते हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने जो 3 बड़ी इकोनॉमी है, बड़े देश है और जो बड़े पावर्स है रशिया, यूएस और चाइना, वहां पर हमने जो झंडे गाड़े हैं उसका ये बेनिफिट है। अगर एशिया की अगर आप बात करो तो रशिया एंड चाइना के जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमने सुधार लाया। और अगर आप इंडिया चाइना की बात करो तो वहाँ पे हमारे रिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, कई मुद्दों के ऊपर हमने सुधार लाए हैं और जो रिलेशनशिप्स है दोनों देशों के बीच में उसके अंदर हमने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है एक ऐसी सिग्नल मिलती है कि इंडिया जो है वो पावर इन अ ब्लॉक की तरह देखा जा रहा है और अवर कैपेसिटी एंड अवर आइडियाज आर द मेजर कैपिटल जो हमें इस अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप के साथ जोड़ने के लिए कह देता है। तो यहाँ पर एक नोटिस दी जाती है कि अवर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में है, अवर फ्रेंडशिप आर नॉट अलायंस ऑफ कंटेंटमेंट और when nations stand on the side of principle not behind one power or other they earn the respect of the world and a voice in the international relation। तो ये शांग्रीला डायलॉग वाली बात है और ये है इंडिया और चाइना वाली बात। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी हो पहले ऐसा बोलते हैं कि हम ऑब्वियसली पहले नॉन अलायंट के मेंबर्स हुआ करते थे लेकिन अभी जो है हमारी टर्म्स एंड कंडीशन वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि कंटिन्यूएशन हम उस तरह से करेंगे किस तरह से हमें आने वाले समय के अंदर अपने देश को, अपने देश के साथ दूसरे देशों के रिलेशंस को किस तरह से डिज़ाइन और डिस्क्राइब करना है उसके लिहाज से हम जो स्ट्रेटेजी है वो फॉर्मुलेट करेंगे। और ये इसको हमने ऑटोनॉमी के मोड के अंदर रखा है, कोई प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी का प्लान नहीं रहेगा कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, वैसा होगा तो हम वो करेंगे, लेकिन हम जो मोस्ट एग्रीएबल कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप एशियन अफेयर्स की बात करो तो पॉलिटिकल और मिलिट्री कैंप को भी डिज़ाइन करेगा और यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने शंघाई कोऑपरेशन मेंबर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस लगाएगा और जो साउथ ईस्ट एशिया की हमने शांग्रीला डायलॉग और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर भी जो हमने मीटिंग की है वहाँ पर भी हम अपने रिलेशंस इन्हांस मोड के अंदर रखेंगे। तो अगर चाइना फैक्टर की ही बात करनी है तो यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक बात हुई थी वहाँ पर हमने बोला कि चाइना फैक्टर के व्यू पॉइंट से देखते हैं कि इंडिया डज नॉट सी द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ स्ट्रेटेजी और एज द क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स नोर एज अ ग्रुपिंग दैट सीक्स टू बी डोमिनेट। यहाँ पे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारा हिडन कॉन्सेप्ट ये था कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि चाइना को हम ओवरटेक कर ले और चाइना को नज़रअंदाज कर ले, क्योंकि हमारा जो विजन है इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके ऊपर हम रिमार्केबल पॉइंट्स रखना चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया यानी कि इंडिया से ईस्ट के अंदर जो कंट्री है मे बी सबसे प्रायोरिटी तो हम इंडिया के अंदर ईस्ट के अंदर 2 नेशन को देते हैं, जैसे नेपाल है, तिब्बत तो अभी चाइना का हो गया, जापान है और जो हमसे अच्छी रिलेशंस पहले नहीं रख पाता था वो तो चाइना। तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर हम चाइना को ही फोकस करते थे और यहाँ पे स्पेसिफिक कहा गया है कि चाइना सेंट्रिक वर्ड ही बात हमने बोली है। तो यहाँ पे जो इंडिया की डिमांड है जो इंक्रीज हुई है, इंडिया की जो वैल्यू जो स्पेस है वो बड़ी है, इंडिया का जो रीजन वाइज एंगेजमेंट है वो बड़ा है, उसके अंदर चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। इंडियाज ओन एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम द शोर ऑफ अफ्रीका टू दैट ऑफ अमेरिका विल बी इंक्लूसिव। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशंस इथोस ऑफ प्लुरलिज्म कोएग्जिस्टेंस ओपननेस एंड डायलॉग। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि भाई जो इंडो पैसिफिक के अंदर हमें जो वैल्यू मिली है उसकी हम सराहना करते हैं और ये ऐसी बात नहीं है कि हमें डेमोक्रेसी होने के कारण ये सारे फायदे मिले हैं। तो द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट डिफाइन अस एज अ नेशन आल्सो शेप्स द वे वी एंगेज द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के साथ हम किस तरह से रिलेशंस रखते हैं ये भी मायने रखता है, ना कि सिर्फ एक डेमोक्रेसी होने से। तो यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर एक बात बोली जाती है कि नरेंद्र मोदी जो है किसी को पिन आउट करके नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे यूएस और चाइना को एक बात बोलते हैं कि राइवलरीज जो चल रही है आप दोनों के बीच में आप कृपया इसको रोकने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते वर्ल्ड है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका वो रुके या कहीं पर भी झुके या फिर कोई नया डिवीजन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों देश और दोनों ग्रुप कोई ऐसा काम न करे जिससे कि जो ग्रोथ चल रही है उसके अंदर कहीं रुकावट या खेद उत्पन्न हो, बल्कि जिस तरह से ट्रेड, इकोनॉमी,
ग्रोथ डेवलपमेंट चल रही है उसको चलने दे और उसको बूस्ट करने के लिए उसको जो भी करना है वो करे, लेकिन ये एशिया के अंदर राइवलरीज या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल राइवलरीज कम करे और जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाए, एक दूसरे की बातें और समस्याओं का समाधान लाए। क्योंकि काफी सारी पार्टनरशिप्स अभी आने वाले समय में इंडिया भी करने वाला है अलग अलग रीजन के साथ और रीजन के बियॉन्ड, यानी कि हम अफ्रीका तक पहुंचे हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे हैं, नीचे जो आइलैंड कंट्रीज है वहां भी पहुंचे, तो हम इसके अलावा और कई कई सारे देशों के अंदर भी जाके अपनी जो ट्रेड वगैरह की एक्टिविटी है उसको इन्हांस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी, इंक्लूसिवनेस हमने देखने को मिलेगी और जो देखी भी है, और जो इंटरेस्ट है सभी का, उसको इंटरेस्ट को कनेक्टिविटी ट्रेड और माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि जो अभी कंपटीशन चल रही है उसको इस तरह से फ्लक्चुएट वॉलेटाइल करके कि आपने आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी डेफिसिट लगा दी, इतनी ड्यूटी लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, ये नहीं करना है, बल्कि नॉर्मल कॉम्पिटिशन रखिए सब देशों के बीच के अंदर। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें यूएस और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करें और जो रिलेशंस है उसको नॉर्मल कंपटीशन के मोड के अंदर रखिए। राइवलरीज जो है और प्रिवेंशन से उसको आप खत्म कर दिए। ऐसा इनडायरेक्ट तरीके से नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम न लेते हुए सबको यहाँ पे अपील के माध्यम से कहा है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो ट्रेड का है, कनेक्टिविटी का है, ना कि राइवलरीज का, कि दोनों देश एक दूसरे के बीच या फिर ग्रुप बना के जैसे कोल्ड वॉर हुआ करता था ऐसे ग्रुप खेलकर एक दूसरे का नुकसान करे। क्योंकि यहाँ पे लूज लूज सिचुएशन है, जो हमारे एक्स गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी को प्लीज रोकना। ये हमारी तरफ से जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 दिन की समिट चली थी वहां पर हमारे पॉइंट्स थे। तो ये है आपके लिए वोकैबुलरी जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए हेल्पफुल होंगी। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्लीज कृपया इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दे, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स जो हो वो यूटिलाइज होने, इस वर्ड के यूटिलाइजेशन से इम्प्रूव हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के माध्यम से हमें जरूर से बताएं, कुछ कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें जरूर से बताइए, हम आपके लिए 3 दिन के अंदर वो वीडियो लेके आएंगे। और दोस्तों इस चैनल के अंदर ऊपर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।